हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है वक्त के धमाके। एक तरफ प्रशांत महासागर की अथाह गहराइयाँ और दूसरी ओर माउंट फूजी की बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों के बीच दूर तक फैली हरियाली का सीना चीरती हुई शिनकानसेन बुलेट ट्रेन का जापानी नाम तेज रफ्तार से भागती जा रही थी। आरक्षित कोच की शानदार सीट पर सिर रखे आंखें बंद किए राजीव का मन उससे भी तेज गति से अतीत की ओर भाग रहा था। तकरीबन 1 साल हुआ जब उससे राजीव की मुलाकात हुई थी। बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा परिणाम का अखबार हाथ में आते ही पिताजी ने आसमान सिर पर उठा लिया था। माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका फैसला पत्थर की लकीर जो था। चंद ज़रूरी कपड़े साथ में ले जाने की उसे इजाज़त मिली थी। घर से निकलते समय अपने ही जन से नज़रें मिलाने की भी उसमें हिम्मत ना थी। आखिर उनकी तकलीफ़ों से वह वाकिफ़ था। सरकारी महकमे का एक ईमानदार बाबू किस प्रकार परिवार की गाड़ी खींचता था, उससे छिपा तो न था। बड़ा बेटा होने के नाते उससे उम्मीदें भी बहुत थी। पढ़ नहीं सकते हो तो महकमे से लोन लेकर एक छोटी मोटी दुकान खुलवा सकता हूँ, कहा था पिताजी ने। लेकिन वह ज़िंदगी जीना उसका ख्वाब होता तब ना। बचपन से एक ही सपना पाल रखा था कि विदेश जाऊंगा, कुछ बनूंगा। जून की तपती दोपहरी में कुछ सुकून के पल तलाश करने के लिए वह दिल्ली स्थित जापान कल्चरल सेंटर के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठा ही था कि तभी गेट से एक जापानी बाला बाहर आई और फुटपाथ के पास खड़ी हो गई। उसे शायद किसी टैक्सी का इंतज़ार था। भीषण गर्मी से उसका सफ़ेद दूध सा दमकता चेहरा लाल हो गया था। उस जापानी युवती को परेशान देखकर राजीव के मन में परमार्थ की भावना जागी। कुछ ठिठकते कदमों के साथ उसके थोड़ा नज़दीक गया और धड़कते दिल से अंग्रेज़ी में पूछा कि क्या तुम अंग्रेज़ी में बातचीत कर सकती हो। उसने बेहद पतली आवाज़ में अंग्रेज़ी में जवाब दिया, यस ऑफ कोर्स। और इसी के साथ ही उसमें साहस का संचार हुआ। बोला, डू यू नीड एनी हेल्प? No thanks. Actually, I arrived here last night and by tomorrow morning I have to fly for Jaipur. So during this few hours I wish to see some good places here. उसकी बातें ख़त्म होने से पहले वह बोल उठा, If you don't mind and feel comfortable, it would be my pleasure to show you some beautiful and historical places. एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई थी। उस युवती के मुंह से निकलने वाले हाँ या ना पर राजीव के पूरे सपने पल भर टिके रहे। ओह श्योर ने राजीव की तंद्रा भंग की और वह 7वें आसमान पर जहाँ पहुँचा था। शाम होते होते दिल्ली की वे तमाम ऐतिहासिक चीज़ें राजीव ने जापानी युवती को दिखाई जिनसे एक पर्यटक वाकई अभिभूत हो सकता है। राजीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण था उसका सुखद सामीप्य। एक वाक्य बोलने से पहले उसके खूबसूरत होठों से जो खिलखिलाहट उभरती थी और बातों बातों में राजीव की नाक को पकड़कर हिला देने का जो उसका अंदाज था, उसने उसे राजीव के दिल के बेहद करीब पहुंचा दिया। दिल्ली के कई पर्यटन स्थलों को देखते देखते उन्हें शाम हो गई। दोनों को भूख लगी थी। एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वे टहलते हुए इंडिया गेट की ओर निकल गए थे। चांदनी चारों ओर बिखरी थी। बोट क्लब की ओर से आती ठंडी हवाएं माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। चलते चलते मिकी ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में भरकर बहुत ही गंभीर स्वर में कहा था, राजीव, मैं दुनिया के बहुत से देशों में गई हूँ और अनेक दोस्त भी बनाए हैं, लेकिन तुम वास्तव में उन दोस्तों में एक बेहतरीन दोस्त हो। मैं तुम्हारे देश से मधुर यादों को लेकर जापान जाऊंगी।
मेरी इच्छा है कि तुम जापान आओ। भविष्य में यदि तुम कभी अपने देश को छोड़कर जापान आने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना तो मुझे लिखना। मैं तुम्हारे लिए टिकट और वीज़ा के लिए ज़रूरी पेपर्स भेज दूंगी। कल सुबह 8 बजे से पहले तुम मुझे पार्क होटल के रिसेप्शन पर आकर मिलना। मैं तुम्हें अपने जापान का पता व टेलीफोन नंबर दे दूंगी। बहुत मुश्किल से राजीव तब सिर्फ यस बोल सका था। चेतना जा चुकी थी। वह सिर्फ जड़वत सा खड़ा रह गया था। शायद इतनी बड़ी खुशी का बोझ उससे उठाया नहीं जा रहा था। बचपन का एक सपना शायद सच होने जा रहा था। तभी उसकी नाक को पकड़कर मिक्की ने हिलाया तो मानो वह नींद से जाग गया। राजीव, अब तुम जाओ। उम्मीद करती हूँ कि कल सुबह मुलाकात हो गई। इतना कहकर मिक्की चली गई थी और राजीव उसके कदमों की आखिरी आवाज़ भी सुनने को बेचैन ठगा सा वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजीव अपने ठिकाने पर जाकर सो गया। वह पास की एक बेंच पर लेट गया था। रात सरकती रही और वह मिक्की और अपने भविष्य के बारे में सोचता ही जा रहा था। सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला और सुबह आँख खुली। राजीव ने सबसे पहले घड़ी को देखा तो 8 बज चुके थे। वह हाफते हुए होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा तो पता चला कि मिक्की की फ़्लाइट 8:45 की थी और वह 8 बजे से पहले ही होटल से जा चुकी थी। जिस बेल बॉय से उसका कमरा साफ़ किया था उसने बताया कि मिक्की काफ़ी देर तक लॉबी में बैठी थी। उसकी मायूस निगाहें मानो किसी को तलाश रही थी। राजीव को लगा कि उसका सब कुछ लुट गया है। वह भीतर से बिल्कुल टूट गया। फिर भी उसे जीना है क्योंकि अब तो उसे ज़िंदगी का मकसद मिल गया था। मिक्की को पाने की एक अटूट चाहत ने उसके भीतर जन्म ले लिया था। हल्के झटके के साथ ट्रेन रुकी तो राजीव ने आंखें खोली और उसका मन अतीत से वर्तमान में आ गया। एक सहयात्री ने राजीव के पूछने पर बताया कि यह हमामात्सुचो स्टेशन है। लगभग आधा सफ़र ख़त्म हो चुका है। भारत के स्टेशनों से कितना भिन्न जगमगाता प्लेटफॉर्म, कोई शोर शराबा नहीं, इतना साफ सुथरा फर्श कि पैर भी रखने को दिल न करे। उतरने और चढ़ने वालों का अनुशासन देख जापान की सभ्यता से राजीव थोड़ा बहुत परिचित हो रहा था। ट्रेन सरकने लगी और कुछ ही क्षणों में फिर तूफानी रफ्तार पकड़ ली। राजीव एक बार फिर आंखें बंद कर अतीत में खो गया। तब 2-4 दिन तलाश करने पर राजीव को पास ही के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम मिल गया था, जिससे पेट की भूख और छत की समस्या का हल हो गया। लगभग रोजाना समय निकालकर एक उम्मीद दिल में लिए राजीव उसी पेड़ के नीचे आ बैठता था। उस दौरान उसने बहुत जापानी चेहरे देखे, लेकिन वह चेहरा दोबारा देखने की चाहत लिए 1 साल गुजर गया। ऐसे ही एक दिन शाम को राजीव पेड़ के नीचे उदास बैठा था कि तभी एक ऑटो रिक्शा ब्रेक की तेज़ आवाज़ के साथ आकर रुका तो उसकी तंद्रा भंग हुई। राजीव ने देखा कि एक जापानी नौजवान ऑटो से उतरा और ऑटो वाले को किराया देने के बाद अपने मोटे से पर्स को तंग जीन्स की पिछली जेब में खोंसकर लापरवाह ढंग से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। महज 2 सीढ़ियां चलते ही उस युवक का पर्स जेब से निकलकर वहीं गिर गया, लेकिन उससे अनजान वह जापानी नौजवान आगे बढ़ता गया। राजीव ने आसपास किसी को न देखकर धीरे से जाकर पर्स उठाया और पेड़ के नीचे आकर उसे खोलकर देखा तो उसमें 1000 के नोट भरे थे। धड़कते दिल से राजीव ने उसे तुरंत बंद कर दिया। उसके अनुमान से लगभग 40-50 नोट रहे होंगे। इसका मतलब भारतीय करेंसी में तो ये लाखों में होंगे। एक पल को उसके दिमाग में आया कि ये रुपए अगर वह पिताजी को जाकर दे दे तो उनकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन दूसरे ही पल उसकी आत्मा धिक्कार उठी थी। राजीव, यदि यह धन तुमने अपने पास रखा तो शायद जीवन भर अपने आप को माफ़ न कर सकोगे। इसको वापस करना होगा। तभी बेचैनी की हालत में वह जापानी नौजवान बाहर आता दिखाई पड़ा।
उसकी निगाहें जमीन के भीतर से भी कुछ निकाल लेने को आतुर थी। राजीव होले से उसके करीब आकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, आई हैव योर वॉलेट, यू ड्रॉप इट हेयर। कहकर पर्स उसके हाथों में थमा दिया। उस जापानी नौजवान के चेहरे पर जो खुशी और कृतज्ञता के भाव आए और धन्यवाद से संबंधित जितने भी शब्द उसे आते थे कहे, उन्हें सुनकर राजीव गौरवान्वित हो उठा था। पर्स निकालकर युवक ने चंद नोट उसे थमाने चाहे थे, लेकिन उसने जो किया था उसके बदले में कुछ पैसे लेकर खुद से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। राजीव की ऐसी अभिव्यक्ति को सुनकर जापानी नौजवान ने आश्चर्य मिश्रित ढंग से उसकी ओर देखा और बोला, आई एम वेरी मच इम्प्रेस, मे आई डू समथिंग फॉर यू। इसी सवाल का तो राजीव को इंतज़ार था और एक झटके में उसके मुंह से निकला, आई विश टू कम टू जापान। एक पल को उन दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। फिर उस जापानी नौजवान ने धीरे से राजीव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, डू यू नो एनी रेस्टोरेंट अराउंड दिस एरिया, आई एम हंग्री। करीब 5 मिनट पैदल चलते ही राजीव का रेस्टोरेंट था। संयोग से कोने की एक मेज खाली थी। उसने राजीव को ज़बरदस्ती अपने पास बिठाया और भोजन के दौरान ही राजीव ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू, हर सपने को खोलकर उसके सामने रख दिया। इस दौरान जापानी नौजवान कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ खाता रहा और राजीव की बातें सुनता रहा। भोजन समाप्त करने के बाद वह राजीव को अपने बारे में बताने लगा। अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है और करीब 1 बरस पहले उसके पिता प्लास्टिक के एक छोटे मोटे कारखाने को उसके कंधों पर छोड़कर हार्ट अटैक से चल बसे थे। पिछले 1 साल में उसके अथक परिश्रम से उसकी ख्वाहिशा कंपनी की काफ़ी तरक्की हुई। घूमने फिरने का उसे बचपन से शौक था, इसलिए काम की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंपकर वह 1 सप्ताह की भारत यात्रा पर निकल पड़ा था। एक पल रुककर उसने गिलास में रखा पानी पिया और आगे बताने लगा कि आने वाले दिनों में उसकी कंपनी में काफ़ी काम बढ़ने वाला है, लिहाजा उसे कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत है। अगर तुम लंबे अरसे तक जापान में रहना चाहते हो और मेरे साथ काम करना पसंद करो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जगह दे सकता हूँ। लेकिन जापान में बहुत मेहनत से काम करना होता है। जहाँ तक तुम्हारी ईमानदारी का सवाल है, उससे तो मैं परिचित हो चुका हूँ, और तमाम नसीहतें देता चला गया। राजीव के कानों में सीटियाँ बज रही थी। 1 साल में दूसरी बार अवसर आया था। वह अपनी सुध खो बैठा था। What do you decide? चौंक कर यथार्थ में आया राजीव उसका हाथ थामकर थरथराते होठों से सिर्फ इतना बोल सका, आई विल डू माई बेस्ट। मेरे ऐसे भाग्य होंगे यह मैंने सोचा ना था। उसके रेस्टोरेंट का पता नोट कर वह जापानी नौजवान बोला, आई हैव टू फ्लाई फॉर मुंबई टुनाइट एंड आफ्टर स्पेंडिंग 2 days ओवर देयर आई विल बी बैक टू जापान। Soon I will send all the documents, so just wait for my letter. उसे टैक्सी में बिठाकर एक उमंग मन में लिए राजीव जब वापस रेस्तरां में आ गया था। भीड़ बढ़ने लगी थी। उस जापानी नौजवान के जाने के बाद हर एक दिन राजीव के लिए 1 बरस की तरह गुजरा और ठीक 15वें दिन रेस्टोरेंट के काउंटर पर कैशियर ने उसे बड़ा सा लिफाफा पकड़ाया। एक कोने में जापान लिखा देख वह भागता हुआ अंदर आया और कांपती उंगलियों से लिफाफा खोला। वीज़ा से संबंधित सारे कागजात और एक ओपन डेटेड एयर टिकट था। छोटे से पत्र में उसने लिखा था कि शीघ्र आने की कोशिश करो। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ गए। आगे के 10 दिन तूफान की तेजी से गुजरे। लगातार 5 दिन तक जापानी दूतावास के चक्कर काटने के बाद वीज़ा मिला और फिर जाने का समय आ गया था। पिताजी ने स्नेह युक्त नसीहत भरे अल्फाज, बेटा राजीव, ईमानदारी का साथ मत छोड़ना तो खुशियाँ तुमसे दूर नहीं रह पाएंगी, को राजीव ने आत्मसात कर दिया था। छोटी बहन को सीने से लगाकर
द्राजीवत हृदय से विदा ली थी। ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वियलरेंस की तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे कार्यक्रम के अनुसार ओसाका स्टेशन से टोक्यो के लिए बुलेट ट्रेन पर सफ़र करना था। आंखें खुली तो राजीव अतीत से बाहर आया। बाहर अंधेरा हो चला था। दूर टिमटिमाती रोशनियां दिखाई पड़ने लगी थी। सहयात्री ने बताया कि टोक्यो आने वाला है। फ्रेश होने की नीयत से राजीव टॉयलेट गया। जब वह बाहर आया तो चारों तरफ जगमगाता शहर था। ट्रेन टोक्यो में प्रवेश कर चुकी थी। आगामी कुछ ही मिनटों में ट्रेन राजीव के अंतिम पड़ाव यानी वेनो स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकलते ही आरक्षण काउंटर के पास वह जापानी नौजवान राजीव का इंतज़ार कर रहा था। दोनों गले मिले। राजीव को उसने बताया कि महज 10 मिनट की दूरी पर उसका अपार्टमेंट है। लगातार शहर और उस पर से आतिशबाजियों का मंजर। कुछ ही दूर पर बहती सुमेता नदी के तट पर हर साल इसी दिन आतिशबाजी का उत्सव होता है जिसे हनाबी कहते हैं। किसी भी नए इंसान को भौचक कर देने के लिए पर्याप्त था। कार उस शानदार अपार्टमेंट के पोर्च में जा लगी थी। राजीव अब कुछ थकान सा अनुभव कर रहा था। ड्राइंग रूम से अटैच बाथरूम में गर्म पानी के टब में नहाकर राजीव ने थकान उतारी और जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो देखा कि वह जापानी नौजवान अपना पसंदीदा पेय लेकर बैठा था। राजीव ने सिर्फ एक कप कॉफ़ी पीने की इच्छा जाहिर की। वह अंदर गया और राजीव सोफे की पुष्ट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर दिल के उस हिस्से को छूने लगा जिस पर मिकी का नाम लिखा था। किसी भी सूरत में उसे ढूंढना होगा, राजीव ने सोचा। मिस्टर राजीव, प्लीज़ मीट टू माय वाइफ मिकी। और साथ में बेहतर पतली आवाज़ में हेलो के स्वर ने राजीव की तंद्रा भंग की। झटके के साथ आंखें खोली और वह चेहरा जिसे राजीव करोड़ों में भी पहचान सकता था उसके सामने थी। उसकी मिकी उसके सामने खड़ी थी। नज़रें मिलाते ही मिकी ने आंखें ज़मीन में गाड़ दी थी। बहुत संयम के साथ वह सिर्फ हेलो बोल सका था। दोस्त से मुखातिब होकर बोला, आई एम सॉरी ड्यू टू जेट लैग, टाइम जोन बदलने से होने वाली भारी थकान, आई एम फीलिंग अनवेल। इतना कहकर राजीव सोफे में धंस सा गया। दूर सुमेता नदी के तट पर हनाबी के धमाके कानों में गूंज रहे थे। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।